अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। अच्छा, कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर हमने कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चंस को से पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बाकी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें कि आपसे हो पाता है या नहीं। अगर आप लोगों से हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हुआ तो खुद से फिर भी कोशिश करिएगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद से कर सकें। अच्छा, तो जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको शो कर रही हूँ। आप इससे भी रिलेट करके अपने जो आंसर्स हैं उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अपने टीचर्स को भी स्कूल में दिखा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस किया है वो देखेंगे। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड टेक्नोलॉजिकली। तो किस किस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने जो है वो असरअंदाज हुई है दुनिया में, वो किस किस तरह से हुई है। इकोनॉमिकली भी हुई है, कल्चरली भी हुई है और टेक्नोलॉजिकली भी हुई है। ठीक है, इकोनॉमिकली हमने पढ़ा था कि बिजनेस ट्रेड्स वगैरह के अंदर किस तरीके से इसको इफेक्ट किया गया है। उस तरह कल्चर किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं उसका किस तरीके से पूरी दुनिया में फ़ायदा उठाया जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या टेक्नोलॉजी की वजह से भी ये सब चीज़ें भी जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा, इट हैज़ इंक्रीज ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो क्या क्या इसने इंक्रीज़ किया है, इसने ट्रेड को बढ़ा दिया है, उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज को, और क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को। आप इन सब चीज़ों की एग्जांपल्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी, लेकिन एग्जाम में आपके पास जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपने पैसेज में से ही चीज़ें लिखनी है। आप अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते और ना ही अपने खुद की एग्जाम्पल्स को उसमें लिख सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट एंड मीडिया। और इसने क्या किया है, इसने कम्युनिकेशन को भी बेहतर किया है इंटरनेट और मीडिया के थ्रू। मेकिंग द वर्ल्ड मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। और दुनिया को क्या है, आपस में और कनेक्ट करा दिया है और इंटरडिपेंडेंट बनाया है कि लोग एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। अच्छा, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक्सप्लेन द पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया इन ग्लोबलाइजेशन। तो जो मीडिया का पॉजिटिव रोल है ग्लोबलाइजेशन के अंदर उसके बारे में आपने बात करनी है इधर। मीडिया प्लेज अ की रोल इन ग्लोबलाइजेशन बाय स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड थ्रू टीवी, इंटरनेट एंड न्यूज़पेपर्स। तो क्या है, जो मीडिया है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। और वो क्या करता है, वो किस तरीके से करता है, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। और इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से स्प्रेड करता है, टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। अच्छा, फिर क्या है, इट इंक्रीजेज ग्लोबल अवेयरनेस एंड कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस कंट्रीज। और ये क्या करता है, ये ग्लोबल अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अगर एक दुनिया के किसी एक कोने में कहीं पे प्रॉब्लम चल रही है तो वो पूरी दुनिया के अंदर पता होता है लोगों को किस चीज़ के बारे में बात करनी है, इसमें प्रॉब्लम चल रही है, लोग उसके बारे में एहतजाज करते हैं और वो प्रॉब्लम इस तरह से रिजॉल्व भी होती हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है, द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव स्पेशली एक्सेलरेटेड कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो जो कम्युनिकेशन और कल्चरल एक्सचेंज है इसको एक्सेलरेट किया, इसको बढ़ाया है किसने, ग्लोबलाइजेशन ने। ठीक है, मीडिया ने। फिर क्या है, what are the negative consequences of globalization? Consequences itself is a negative word. अच्छा खैर, तो क्या है कि जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस किसी भी ग्लोबलाइजेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, तो हम वो देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैन इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज ड्यू टू मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जो कि हमने रिसेंटली देखा भी था, कोविड-19। तो क्या है, आप अक्सर आपकी बीमारियां इस तरीके से फैल जाती हैं। उस तरह आपने उसके बाद भी देखा, कोविड के बाद भी कितने ऐसे वायरसेस हैं जो फैलते हैं, वो उस तरह पेंडेमिक की तरह नहीं है, लेकिन क्या है, फिर भी हमने देखा है कि कुछ बीमारियां ऐसे बॉर्डर्स खुलने की वजह से भी फैलती हैं कि एक मुल्क में बीमारी थी, वहाँ से लोग गए तो वहाँ पे भी बीमारी फैल गई। इट में ऑल्सो क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बाय स्प्रेडिंग हार्मफुल आइडियाज़। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कंट्री के अंदर लेकर आ सकती है, वो भी हार्मफुल आइडियाज़ की वजह से। आपने देखा है ना कि जो आप लोगों को मेरा ख्याल है डिजिटल वॉरफेयर के बारे में भी पता होगा, 5th जनरेशन वॉरफेयर जिसके बारे में कहते हैं। वो क्या है कि आप अपने मुल्क में बैठे हुए भी लोगों से लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लोग ही लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो और मुल्क के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, या फिर कोई आपकी जो एनिमी कंट्री है जो भी है वो क्या कर रहे हैं, वो आपके लोगों को ही आपस में लड़वा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, डिजिटल वॉर भी चल रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुल्क में बहुत आसानी से फैल जाती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जिसकी वजह से आ सकती है। एडिशनली इट कैन वीकन लोकल कल्चर्स एंड क्रिएट चैलेंजेस इन मेंटेनिंग नेशनल आइडेंटिटी। वीकन, सॉरी,
ये क्या करती है, ये लोकल कल्चर को वीक कर सकती है। जो आपका जो फॉरेन कल्चर आ रहा है वो उसको ओवरशैडो भी कर सकता है हमारे अपने लोकल कल्चर को, ठीक है। और ये काफ़ी जगहों पर हमने देखा भी है, पीपल हैव अडेप्टेड सो मेनी थिंग्स विच वर नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। जो हमारे कल्चर की पार्ट नहीं थी चीज़ें, वो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट कर ली हैं, जिसमें लैंग्वेज भी है, जिसमें फूड भी है, जिसमें ड्रेसेस भी है, सब कुछ है, ठीक है। इस तरह की हर चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तो जो लोकल कल्चर होता है या जो वीक कल्चर होता है वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह है ये, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन है, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं है तो फिर हर कल्चर वहाँ पे अपने अपने टाइम में इवॉल्व करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा और वो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे ग्लोबलाइजेशन के। फिर क्या है, हाउ हैज़ ग्लोबलाइजेशन इम्प्रूव्ड पीपल्स लाइफ। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसने लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह से आसान की हैं, किस तरह से बेहतर की हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड लाइफ्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ग्लोबल गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले आपने देखा है, जब आप कहीं पे भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी भी मार्ट में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर जो एक प्रोडक्ट, एक जो स्पेसिफिक कैटेगरी है उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और वो प्रोडक्ट्स लोकल मार्केट की भी हैं, इंटरनेशनल मार्केट की भी हैं। तो क्या है, आपके पास अब हर तरह की प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप चाहें तो आप बेहतर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, चाहे आप जो है वो कम पैसों वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट ही अच्छी होगी और लोकल प्रोडक्ट ही ख़राब होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, अब आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थी। अगर एक चीज़ सिर्फ एक कंट्री में अवेलेबल थी, अब वो दुनिया में हर जगह अवेलेबल है। तो क्या है, आपके पास एक्सेस आ गई है ग्लोबल गुड्स की, ठीक है, जो दुनिया में हर जगह पे जो अच्छी चीज़ें बन रही हैं उनकी, कोई भी प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, अब एक इंसान जो किसी के दुनिया के किसी कोने में बैठ के अपना एक कोई आर्टिकल लिखता है, रिसर्च पेपर लिखता है, वो उसको पब्लिश करता है, तो दुनिया के में हर कोने में बैठा एक इंसान उसको पढ़ सकता है। तो क्या है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल है हर किसी के लिए, हर कोई उसको पढ़ सकता है, हर कोई इसको देख सकता है। कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है, कोई नई डिस्कवरी आती है, तो हर किसी के पास इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स पहुँच जाती है, ठीक है। वो भी किस वजह से है, वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर क्या है, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये भी आपको पता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से हर जगह पर अवेलेबल हैं। कितने लोग हैं यहाँ बैठकर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो हमें पता है कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से लोगों की लाइफ जो है वो इम्प्रूव की हैं। पीपल कैन कम्युनिकेट ईजिली थ्रू द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। लोग ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू। इन डेली लाइफ वी यूज़ एप्स, watch international content and study or work online with people from different countries। तो हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, हम डिफरेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं, और हम क्या करते हैं, और ऑनलाइन पढ़ते भी हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो जब यूट्यूब पे या कहीं पे भी पढ़ रहे होते हैं तो उनके पास कंटेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का भी अवेलेबल होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का ही कंटेंट अवेलेबल हो, डिफरेंट अदर कंट्रीज़ का भी कंटेंट अवेलेबल होता है। उसी तरीके से जब आप काम भी कर रहे होते हैं तो उस जॉब्स भी आपके पास डिफरेंट जगहों से अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ पे जॉब्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह ग्लोबलाइजेशन ने लोगों की लाइफ्स को बहुत बेहतर किया है। जहाँ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वहाँ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम मूव करते हैं अपनी बुक के वोकैबलरी एंड ग्रामर सेक्शन की तरफ। अब वोकैबलरी एंड ग्रामर के अंदर आज हमने वर्बल्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि जेरेंड्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं और इन्फिनेटिव्स हैं। अच्छा, तो जेरेंड क्या होता है? सबसे पहले अ जेरेंड इज अ वर्ब फ्रॉम एंडिंग इन ing दैट फंक्शन इन अ सेंटेंस एज अ नाउन। अच्छा, अब इसमें ना एक बहुत आसान सी बात है, समझाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, कि चाहे जेरेंड हो, चाहे वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, या फिर कह लेंगे वर्ब विद ing, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब हो, दोनों का स्ट्रक्चर ना यही है, वर्ब विद ing, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, जो डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस ये है कि जो जेरेंड होता है ना, जेरेंड ये नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जेरेंड नाउन की तरह एक्ट करता है, और जो आपका पार्टिसिपल होता है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम कह लेते हैं, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वो एक्शन के बारे में बात करता है और जेरेंड नाउन के बारे में बात करता है, ठीक है। अब मैं इसको समझाती हूँ आपको अच्छे तरीके से भी। Although both the present participle and the gerund are formed by adding ing to a verb, the
the participle does the job of an adjective while the gerund does the job of a noun. अब क्या होता है, जो participle होता है ना verb with ing, वो क्या करता है, वो as adjective act करता है, लेकिन जो gerund होता है वो as noun act करता है. एक sentence के अंदर अगर मैं कहती हूँ I am going out for swimming, अब उसमें जो swimming है ना वो gerund है, ठीक है. क्यों? क्योंकि वो एक एक्टिविटी, उसको मैं एज नाउन बता रही हूँ कि मैं एक काम के लिए जा रही हूँ, वो काम क्या है, वो नाउन है. ओके. ऑन द अदर हैंड जो आपका पास पार्टिसिपल होता है दैट इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, तो अब हम जेरेंड की एग्जांपल्स देख लेते हैं. जंपिंग इज फन. अब देखिए जंपिंग, जंपिंग क्या है, ये जेरेंड है. अब ये क्यों जेरेंड है, ये इसलिए जेरेंड है क्योंकि ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. आपने एक सेंटेंस के अंदर देखना है कि जो उसकी लोकेशन आ रही है उस वर्ड की वो क्या है, क्या वो नाउन की जगह पे आ रहा है या वो वर्ब की जगह पर आ रहा है, वो किस चीज़ का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ही लाइक्ड स्कीइंग. ठीक है, तो यहाँ पे स्कीइंग क्या है, ये भी क्या है, हमारे पास जेरेंड है क्योंकि वो भी एक एक्टिविटी है, एक स्पोर्ट है, राइट. ही हैड अ यूनिक वे ऑफ विस्लिंग. अब इसके अंदर देखें विस्लिंग क्या है, ये भी हमारे पास जेरेंड है. अभी हमारे पास जेरेंड क्यों है, ये जेरेंड इसीलिए है क्योंकि वो एज नाउन एक्ट कर रहा है उस सेंटेंस के अंदर. तो जब भी एक वर्ड एक सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह एक्ट करेगा तो वो जेरेंड होगा. ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास आते हैं आगे इन्फिनिटिव्स. इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब from often preceded by to that can function as a noun, an adjective or an adverb. तो infinitives basically होते हैं to plus verb one. ये इसका स्ट्रक्चर है. और ये कैसे यूज होते हैं? कभी कभार सेंटेंस के अंदर ये नाउन की तरह एक्ट करते हैं, कभी कभार एडजेक्टिव की तरह और कभी कभार एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं. ये कभी भी मेन वर्ब नहीं होते. जिस भी सेंटेंस के अंदर टू के साथ वर्ब वन आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे एक और मेन वर्ब प्रेजेंट होगा. उस मेन वर्ब के अलावा जो टू के साथ वर्ब आ रहा होगा, वर्ब वन या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो क्या होगी, वो बेसिकली आपकी इन्फिनिटिव होगी. ठीक है, टू जंप इज फन. ठीक है, टू जंप, अब ये क्या है, यहाँ पर ये वर्ब वन है, सॉरी इन्फिनिटिव है. क्यों? क्योंकि ये एज ए नाउन एक्ट कर रहा है. ठीक है, आई लाइक टू स्की. अब ये देखिए टू स्की क्या है, बेसिकली ये भी आपका क्या है, इन्फिनिटिव है. ठीक है, तो इन्फिनिटिव को समझना बहुत आसान है. आई एम गोइंग टू अर्न मनी. ठीक है, ही इज गोइंग टू प्ले बास्केटबॉल. अब टू प्ले, टू अर्न, जो भी इस तरह के वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो आपके इन्फिनिटिव्स होंगे. पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? अ पार्टिसिपल इज अ वर्ब फ्रॉम दैट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस. तो जो पार्टिसिपल है वो एक वर्ब है. ठीक है, वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. ठीक है, तो क्या करते हैं, ये इसलिए यूज होते हैं कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकें. ठीक है, सॉरी एडजेक्टिव की तरह यूज हो सके नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए. ओके, इट कैन एंड इन आईएनजी और ईडी और अदर रेगुलर फॉर्म्स. ठीक है, आईएनजी की तरह भी और ईडी भी और बाकी भी जो फॉर्म्स होती हैं उन्हीं की तरह ये एंड होता है. ठीक है, जो पास्ट पार्टिसिपल की डिफरेंट इरेगुलर फॉर्म्स होती है ना, उनके लिए बात की गई है. जैसे गो वेंट गॉन होता है ना, उन इरेगुलर वर्ब्स की बात हो रही है. अच्छा, तो ये दोनों क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. दो तरह के पार्टिसिपल हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब विद आईएनजी, लेकिन वो वर्ब विद आईएनजी नाउन की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, होल्डिंग द टॉर्च स्टेडीली जेनी अप्रोच द मॉन्स्टर. अब यहाँ पर क्या है, स्टेडीली एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द डांसिंग पैरट्स एंटरटेन्ड द क्राउड. अब द डांसिंग पैरट, अब ये पैरट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा. द रेक्ट सेल बोट वॉश्ड अप ऑन शोर. ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली ये भी हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, ये सेल बोट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. ओके,
For each of the following sentences, identify the word in italics is a participle, a gerund और an infinitive. अब क्या है, आपके पास जितने भी sentences लिखे हुए हैं उन sentences के अंदर या तो जो word है वो gerund है, या वो participle है, या फिर वो infinitive है. अब आपने बताना है जो bold हुआ है या italic में लिखा हुआ है वो क्या है. तो पहला है they complimented me on my singing. They complimented me on my singing. तो इस सेंटेंस के अंदर अब आप मुझे बताएंगे ये क्या है, क्या ये जेरेंड है, क्या ये पार्टिसिपल है, क्या ये इन्फिनिटिव है. They complimented me on my singing. अब इस सेंटेंस के अंदर जो सिंगिंग है वो बेसिकली हमारा क्या है, जेरेंड है. तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जेरेंड. फिर सेकंड है जेनी लाइक्स टू डांस इन द रेन. अब टू डांस क्या है हमारे पास इस सेंटेंस के अंदर. आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा अपने पास कि आपका क्या आंसर है. दैट इज इन्फिनिटिव. ठीक है, ये हमारे पास इन्फिनिटिव आ जाएगा. तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे इन्फिनिटिव. फिर नेक्स्ट है देयर आर मेनी वेज ऑफ कुकिंग दिस डिश. देयर आर मेनी वेज ऑफ कुकिंग दिस डिश. अब इसके अंदर जो कुकिंग है वो क्या है, ये हमारे पास जेरेंड है. सॉरी स्पेलिंग थोड़े से हो गए थे. अ ब्रोकन हार्ट विल मेंड ओवर टाइम. अब इस सेंटेंस के अंदर जो है ब्रोकन है वो क्या है, ये आप लोग मुझे बताएंगे. अच्छा, अब ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है. क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट हो रहा है, ये हार्ट को मॉडिफाई कर रहा है. तो ये क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा. हैप्पीनेस इज हैविंग अ लार्ज लविंग केयरिंग क्लोज नेट फैमिली इन अनदर सिटी. अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो क्या क्या है, लविंग, केयरिंग. अब आप मुझे बताएंगे ये क्या है. ये दोनों जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ठीक है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि लविंग एंड केयरिंग क्या है, ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है. ओके, ट्रैवलिंग इज गुड फॉर द माइंड. अब इसमें ट्रैवलिंग क्या है, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास जेरेंड है. टू अराइव ऑन टाइम सैम टुक द मेट्रो. टू अराइव, अब टू अराइव क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इन्फिनिटिव है. We do not have the funding to build the proposed sports facility. To build यहाँ पर क्या होगा, ये भी infinitive होगा, right? फिर है the students were confused by the professor's lecture. अब जो इसमें confused है वो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास past participle है. ठीक है, फिर हमारे पास last बचा है he agreed to wait for a better time. ठीक है, अब इसमें to wait क्या है, ये हमारे पास इन्फिनिटिव है, टू वेट. ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये एक्सरसाइज मेरे साथ कर ली होगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. गो थ्रू द मेन टेक्स्ट एंड फाइंड आउट जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, एनी टू ईच. ऑल्सो यूज देम इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस कीपिंग इन व्यू द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर. Now I want all the students to do this activity. Okay, not right now, you can do it at home. Okay, but you have to tell this to your teacher. You have to show this to your teacher. Okay, आपने अपनी टीचर को ये दिखाना है काम करके कि आप लोगों ने ये एक्सरसाइज की है. आपने दो जेरेंड्स, दो इन्फिनिटिव्स और दो पार्टिसिपल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं चैप्टर में से, और फिर आपने उसको अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हमारे पास एक नेक्स्ट राइटिंग की एक्सरसाइज है जो कि है बुक रिव्यू. A book review is an honest reaction to a book that generally analyzes its themes, plot line, characters, dialogue and use of literary devices, if applicable. अच्छा, बेसिकली बुक रिव्यू होता क्या है? आप लोगों ने कभी बुक्स पढ़ी हैं? आई होप आप लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी. तो जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में, उसके अक्सर तो बुक रिव्यूज़ उसकी बैक साइड पे भी लिखे होते हैं, लोग अपना ओपिनियन देते हैं उस बुक के बारे में. तो बेसिकली रिव्यू जो होता है ना, वो आपका ओपिनियन है उस बुक के बारे में, आपका एनालिसिस है उस बुक के अंदर क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या कोई खराबी भी थी उस बुक के अंदर, कोई कमी रह गई या कोई प्रॉब्लम है, कोई कैरेक्टर का कुछ इशू, या जो आपके पर्सपेक्टिव में चीज़ें हैं, या आप उसको रिलेट कर पाते हैं किसी और कैरेक्टर के साथ, किसी और स्टोरी के साथ, तो आप उसके बारे में लिखते हैं. तो क्या है यहाँ पर, थ्रू दिस एनालिसिस रिटन इन द फर्स्ट
कहाँ गया? Okay, written in the first person, a reviewer combines their opinions with insights about the book, sometimes comparing it to the other books by the same author or book in the same genre. तो अब जो राइटर जो भी रिव्यूअर होता है ना, जो लिख रहा होता है, रिव्यू लिख रहा होता है, वो बेसिकली उस बुक का कंपैरिजन भी करता है किसी और बुक के साथ. कभी कभार उस राइटर की ही दो लिखी हुई किताबों का कंपैरिजन कर रहा होता है, कभी उसी जॉनरा की, उसी सेम टाइप की जो बुक्स होती हैं उनका कंपैरिजन करता है, और उसको फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर लिखता है, अपना ओपिनियन दे रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है वो बुक रिव्यू लिखा जाता है. इन ऑर्डर टू राइट अ बुक रिव्यू, कीप द फॉलोइंग स्टेप्स इन योर माइंड. जब आप किसी भी बुक का रिव्यू लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. वो क्या क्या है? रीड द बुक केयरफुली, टेक योर टाइम टू रीड द बुक थॉरली, पेइंग अटेंशन टू द बुक टाइटल, द स्टोरी, द कैरेक्टर्स एंड द राइटिंग स्टाइल. तो सबसे पहले तो आपने जो बुक पढ़नी है ना, जिसका रिव्यू लिख रहे हैं आप, उसका टाइटल देखना है आपने. ठीक है, कि उस बुक का टाइटल क्या है. टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने स्टोरी पूरी पढ़नी है, उसके कैरेक्टर्स को देखना है, राइटिंग स्टाइल देखना है. यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग अ रिव्यू. ठीक है, तो जब भी आप कोई रिव्यू लिख रहे होते हैं आपको ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है. Start with a brief summary. Begin your review by giving a short overview of the book, including the main plot points and what it's about. तो जब भी आप रिव्यू लिखेंगे पहले आप थोड़ी सी समरी देंगे उस पूरी की पूरी बुक की, कि उस बुक के अंदर जो प्लॉट था वो कैसा था, क्या था. ठीक है, शॉर्ट समरी दे दी आपने उसकी. फिर उसके बाद आपने क्या किया? शेयर योर थॉट्स, फील फ्री टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन एंड फीलिंग अबाउट द बुक. फिर आपने जो भी रिव्यू लिखना है उसके बारे में अपने ओपिनियन आप जरूर लिखें. आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बुक, डिड यू एंजॉय इट, वॉज इट अ पावरफुल स्टोरी, बी ऑनेस्ट इन योर असेसमेंट. अच्छा, अब क्या है, आपने अगर उस बुक को एंजॉय किया है तभी आप लोगों को रिकमेंड करें. और क्या ये पावरफुल स्टोरी थी? अगर तो पावरफुल स्टोरी है तब लिखेंगे पावरफुल है. बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ठीक है, आपने वो ऑनेस्ट ओपिनियन अपना उसके अंदर देना है. Discuss the characters. Explore the real world aspects of the characters and their development. तो आपने क्या करना है, अपने कैरेक्टर्स को डिस्कस करना है, आपने एक्सप्लोर करना है कि जो रियल वर्ल्ड उसके अंदर एलिमेंट आ रहा है उन कैरेक्टर्स के अंदर कि नहीं. जो कैरेक्टर्स हैं क्या वो रियलिस्टिक लग भी रहे हैं या नहीं, क्या वो सारे के सारे फिक्शनली लग रहे हैं, क्या उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. आपने ये सब चीज़ें देखनी है. वर दे रिलेटेबल एंड इंट्रीगिंग टू यू, क्या वो आपके लिए इंटरेस्टिंग थे, क्या वो आपके लिए रिलेटेबल थे. Highlight the strengths. Identify the book's strong points such as an exciting plot, beautiful descriptions or thought-provoking themes. तो आपने क्या करना है? You have to identify the strong points of the book. उस बुक के अंदर जितने strong points डिस्कस हुए हैं आप उनको लिखेंगे. ठीक है, जो भी प्लॉट के एक्साइटिंग एलिमेंट्स थे या क्लाइमैक्स आपको पसंद आ गया, या जो भी प्लॉट के अंदर आपको चीज़ें लिखनी है, अच्छी लग रही हैं, या डिस्क्रिप्शन अच्छी लग रही है, तो उस चीज़ के बारे में आप बात करेंगे. ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई थॉट प्रोवोकिंग थीम इस्तेमाल की गई है, जो यूज़ हुई है लिखते वक्त, तो वो आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. Mention any weaknesses. It is okay to point out areas where the book fell short. Maybe the pacing was slow or the ending was unsatisfying. Be respectful but honest. अच्छा, अब आपको पता है कि किसी चीज़ पे ना क्रिटिसिज्म करने का भी एक तरीका होता है. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी बुक के अंदर, कोई वीकनेस है, तो उसको रिस्पेक्टफुली लिखें कि इसके अंदर ये कमी रह गई, अगर इसको इस तरीके से किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता. तो आप जो चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट ज़रूर करें, लेकिन क्या करें, उनको आप बहुत हार्शली ना बोलें. ठीक है, आप उसको रिस्पेक्टफुली उन चीज़ों को लिखें, बट लिखें ज़रूर. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यूज़ एग्जाम्पल्स. सपोर्ट योर ओपिनियन विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द बुक. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपना जो ओपिनियन दिया है उसका रेफरेंस ज़रूर दें कि मैंने ये बात किस बेस पे कही है. जो बात आप कर रहे हैं उसकी एग्जाम्पल ज़रूर दें बुक से कि यहाँ पर ये बात हुई है इसलिए मैंने ये बात लिखी है. ठीक है, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करें विद द एग्जाम्पल्स. अच्छा, कोट अ फेवरेट पैसेज और डिस्क्राइब अ सीन दैट इम्पैक्टेड यू. ओके, तो अगर आपको जो उसमें फेवरेट पैसेज अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी, उसको ज़रूर लिखें उसके अंदर कि मुझे ये डायलॉग अच्छा लगा, ये वाला ये कोटेशन अच्छी लगी है, जो भी अच्छी लगी. यू कैन रेफर टू बुक रिव्यू टेम्पलेट्स एज वेल. हाँ, आप क्या कर सकते हैं, बुक रिव्यू टेम्पलेट्स दे सकते हैं कि किस तरीके से वो जो है रिव्यू लिखा जाता है अपने रिव्यू को अच्छा बनाने के लिए. ठीक है, अच्छा, जिस तरह मैंने कहा ना कि अपनी फेवरेट कोट को या किसी चीज़ को ज़रूर लिखें, उस तरीके से मुझे याद है व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी वी यूज्ड टू राइट बुक रिव्यूज़ और समथिंग लाइक दैट.
तो उसमें हमारे पास ना हैरी पॉटर का रिव्यू था एक दफ़ा। तो आई स्टिल रिमेंबर द कोटेशंस जो हम डम्बलडोर की या किसी भी कैरेक्टर की कोटेशंस लिखते थे। तो इस तरीके से जब आपने बुक का रिव्यू लिखना है ना, तो कोई किसी भी आपका जो फेवरेट कैरेक्टर हो सकता है उसकी, या फिर कोई भी एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा, जिसने आपको इम्पैक्ट किया हो, बहुत अच्छी लगी हो, बहुत इंप्रेस किया हो, तो आप उसको कोट करके उसमें लिख सकते हैं और इस तरह की उसको आगे लेके चल सकते हैं। Consider the target audience. Think about who would enjoy this book. Is it suitable for a certain age group or specific interest? तो क्या है, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन इस रिव्यू को देखेगी और कौन इस बुक के लिए सूटेबल है। आपने ये जो बुक पढ़ रहे हैं, क्या ये टीनेजर्स के लिए लिखी के लिए अच्छी बुक है, उनको पढ़नी चाहिए, क्या ये जो एडल्ट हैं उनके लिए है, या किस तरह के लोगों के लिए ये बुक है, या छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है, तो आपने वो भी देखना है। फिर उसके बाद रैप अप with a recommendation. Based on your review, would you recommend this book to others? Let readers know who might enjoy it. अब आपने क्या करना है, अब अपने पूरे उस रिव्यू की बेसिस पे आपने बच्चों जिसके लिए भी आप ये लिख रहे हैं, आपने उनको इसको आइदर रिकमेंड करना है, या फिर आपने उनको बताना है कि इनको ये बुक पढ़नी चाहिए, या फिर दिस इज़ नॉट फॉर सर्टेन एज ग्रुप, या जो भी आप लिखना किसी को भी रिकमेंड करना चाहें, आपने उसको एंड पे ऐसे करना है। फिर लास्ट स्टेप है इसका, प्रूफ रीड एंड एडिट. Before publishing or sharing your review, proofread it for any spelling or grammar mistakes. Make sure your thoughts are clear and well organized. अच्छा, अब क्या है, आखिरी पॉइंट जो इसका वो है कि आपने प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग करनी है, जो भी आपने लिखा उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, कोई स्पेलिंग एरर ना हो, फिर आपने उसको पब्लिश करना है। तो अपने रिव्यू को पब्लिश करने से पहले आपने ये सब चीज़ें देखनी है। Remember, a good book review reflects your honest opinion and helps others decide whether to read the book. अच्छा, अब आपका जो अच्छा बुक रिव्यू है वो आपका ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए। एक अच्छा बुक रिव्यू एक ऑनेस्ट ओपिनियन ही होता है, जिससे लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपने अच्छा रिव्यू दिया है तो ही अगर कुछ लोगों ने वो किताब पढ़ी है वो आपके उस रिव्यू से एग्री करेंगे, और फिर आपकी उस बात में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। लोग उस बात को वो समझेंगे कि लाइक अगर ये जो रिव्यूअर है, ये जो ये ऑथर है, ये जो राइटर है, ये जो रिव्यू दे रहा है, ये ऑथेंटिक रिव्यूज़ देता है, इसके ओपिनियन जो है वो मैटर करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ना द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक, यहाँ पे पूरा रिव्यू लिखा हुआ है उस बुक का, आप देख सकते हैं कि आपके बुक में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं इसको एक दफ़ा, और उसके बाद आप लोग कोई भी अपनी बुक पढ़े, चाहे जो रिकमेंडेड बुक है इसको पढ़ लें, एनिमल फार्म या फिर कोई भी बुक, और कोशिश करें कि जब आपको गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी उसमें आप ज़रूर कुछ किताबें पढ़ें और उनके बुक रिव्यूज़ लिखें, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना बुक रिव्यू का, लेकिन फिर भी आप लोगों को बुक रिव्यू लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप गर्मियों की छुट्टियों में कोशिश करें कि कोई किताब पढ़ें और उसका बुक रिव्यू लिखें, ओके। तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।